हेलो दोस्तों, वेटरन्स में 2 दिन से एमएससीपी के बारे में और जो इनवैलिडेट आउट जो केसेज हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। कल मैंने बताया था एमएससीपी के बारे में और आज मैंने बताया था इनवैलिड केस के बारे में। अब क्योंकि मैंने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को लो मेडिकल कैटेगरी में ऑफिसर कमांडिंग रिलीज मेडिकल बोर्ड करा के सर्विस से निकाल देते हैं या उनको शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया जाता है, स्वयं डिसेबल्ड सोल्जर्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो इनवैलिडेट आउट माना जाएगा। और इस केस में उसकी यदि 1% भी डिसेबिलिटी होगी तो उसको 50% डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। इसी के संबंध में मेरे पास कई कमेंट हमारे सोल्जर्स के आए हैं और इसी संदर्भ में, इसी स्टेटस में ये बताते हैं कि हमारी 10% डिसेबिलिटी है, क्या हमें पेंशन मिलेगी। यदि ये रिसेंटली निकल करके आए हैं तब तो इनका काम चल रहा होगा, और यदि पुराने केस हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि इनको पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। ये मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बताता, केवल जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर्स हैं उसके बेस पर बता रहा हूँ। मैं 31 जनवरी 2001 का जो लेटर है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ से ली हुई थी जो मैंने बताई हुई हैं, और आज उसी के बारे में और मैं थोड़ा सा आगे बताऊँगा। एक बात हो सकती है, इन्होंने बताया है कि यदि आप इनवैलिड आउट हो तो वो इनवैलिड आउट किन किन कंडीशन पर लागू नहीं होगा। शायद ये जो क्लॉज डाले हुए हैं इन्होंने इसलिए डाले हुए हैं कि मतलब जो डिसेबल्ड सोल्जर है उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देनी पड़े। तो कौन कौन से कारण हैं जो उनको इनवैलिड आउट नहीं माना जाएगा, वो एक जो यदि सीओ साहब भी निकाल देते हैं या फिर आप उसके शेल्टर अपॉइंटमेंट की मना कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। पहला है, व्हेन पर्सनल सीक्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट और डिस्चार्ज एट हिज ओन रिक्वेस्ट। जब कोई व्यक्ति लो मेडिकल कैटेगरी में है और टर्म्स और एंगेजमेंट करने से पहले अपनी रिक्वेस्ट पर आ रहा है तो उसको ये कहते हैं कि ये 1% वाला जो इनवैलिडमेंट वाला ये उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट द वॉलेंटरी रिटायरमेंट विद इन 1 year डेट ऑफ डिस्चार्ज रिटायरमेंट फॉर द पर्पज ऑफ गेनिंग हायर कम्यूटेड वैल्यू, हाउएवर दिस क्लॉज हैज़ बीन विड्रॉन। और इसके ये है कि 1 साल पहले इसलिए आ रहा है कि उसको जो कम्यूटेशन वैल्यू है उसका ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन इस क्लॉज को निकाल दिया गया है। अब मुझे पता नहीं क्लॉज ये निकाला है कि 1 साल वाला जो जो इसमें रेफरेंस आ रहा है इसको निकाला गया है या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को निकाला गया है। इसके बारे में अभी और बताऊंगा आपको मैं। व्हेन ए पर्सन इज डिसमिस्ड बीइंग अनडिजायरेबल सोल्जर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स। यदि लो मेडिकल कैटेगरी है लेकिन उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर, तो उसको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन द केसेज वेयर डिसेबिलिटी इज नाइदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। ये तो सीधी सी बात है कि यदि किसी व्यक्ति का ना तो उसकी डिसेबिलिटी एग्रावेटेड है न एट्रीब्यूटेबल है तो 1% वाला जो फ़ायदा है उसको नहीं मिलेगा। डिसेबिलिटी एक्सेप्टेड लेस देन 20% नॉर्मल डिस्चार्ज केसेज अदर देन इनवैलिडमेंट। इनवैलिडमेंट के अलावा जो सर्विस में जिनको रख लिया जाता है, पूरी सर्विस करके आते हैं, उनको तो 20% की जरूरत होती है। अब मैं सबसे पहले इस पर आता हूँ। व्हेन पर्सनल सीक्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट डिस्चार्ज एट हिज ओन रिक्वेस्ट। मान लीजिए एक पर्सन लो मेडिकल कैटेगरी है, उसने एप्लीकेशन दे करके कि मैं जाना चाहता हूँ और वो वहाँ से चल देता है, तो क्या उसको जो इनवैलिडमेंट है उसका 1% यानी 20% से कम, तो क्या उसको इनवैलिड आउट नहीं माना जाएगा? यदि ये नहीं मान रहे हैं तो ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का ये धोखा देने वाली बात है, क्योंकि इस व्यक्ति के केस में भी जो कमांडिंग ऑफिसर हैं इनसे शेल्टर अपॉइंटमेंट या तो देंगे या रिफ्यूज करेंगे, या इसमें जो लो मेडिकल कैटेगरी है वो रिफ्यूज करेगा। यानी कंडीशन की जो प्रोसीजर है वही है जो दूसरों के लिए होता है। और जैसे ही ये जो प्रीमेच्योर जो रिक्वेस्ट पर जाने वाले हैं इनके केस में
कमांडिंग ऑफिसर जैसे ही सैलरी अपॉइंटमेंट की बातें करते हैं, यदि देते हैं या नहीं देते हैं या निकालते हैं, तो ये पर ये लागू हो जाता है। ये फालतू की बात है। यदि आपको नहीं मिल रहा है और आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हो ऑन रिक्वेस्ट पे, तो आप AFT जाइए, आप वहाँ से मिलेगा। इस चीज़ का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं निकलता है। अब मेरे पास 2 केस है जो हैं। एक तो सर मैं 20 साल करके नवंबर 2022 में पेंशन आउट हुआ हूँ। 20 साल करके मैं H2 परमानेंट हूँ। CEO साहब ने नो सेल्टर अपॉइंटमेंट भी अनविलिंग हुआ हूँ, मैंने अभी किया है और अब एग्रावेटेड हूँ। ये सारी कंडीशन है, ये पूरी की पूरी फुलफिल करते हैं। इनको सेल्टर अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, चाहे रिक्वेस्ट पे आए, चाहे प्रीमेच्योर पे आए, चाहे अपनी एप्लीकेशन देकर गए, लेकिन CEO साहब ने जब सेल्टर अपॉइंटमेंट की बात कर दी है और आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आपका इनवैलिड आउट केस है। और इस केस में केवल और केवल 1% डिसेबिलिटी की जरूरत है। मैं और एक बात बताना चाहता हूं, आजकल YouTube पर देखा जा रहा है, रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते रहिए, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसी प्रकार से गुमराह नहीं हो। आप आराम से अपना 31 जनवरी 2001 का लेटर आप देखिए, उसको आप पढ़िए, ये सारी चीज़ें वहाँ से ली हुई हैं। दूसरे कहते हैं साहब AFT में मैंने केस करके मिल गई सर मुझे भी, ये है कोई वाहेगुरु जी। हाँ, ये जो उनको बता रहा हूँ मैं, जो इन्होंने जो डाला है यूजर डेट 5 जो भी है, ये इन्होंने अपना जो दे रखा है ये एड्रेस वगैरह, ये दूसरे कहते हैं हाँ मेरे लिए भी ये परेशानी हुई थी और मैंने AFT में करके ले लिया है। यदि आपको नहीं मिल रही है तो आप AFT में जाइए, केस कीजिए और लीजिए, आपको 100% आपको डिसेबिलिटी 50% मिलेगी। फिर है सर मैं अभी नवंबर 2022 में पेंशन आया हूँ, ये भी कह रहे हैं तो क्या मुझे पेंशन मिलेगी? इनका आगे था हाँ आपको भी मिलेगी, नवंबर में आए, यदि आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हो। एक और मेरे कोई व्यूअर हैं, वो कहते हैं सर इनवैलिड केस जिसमें 10 साल से ऊपर और 15 साल से कम की सर्विस है, तो उसमें मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा। और नाना केस है आपका, नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रावेटेड, तो इनमें आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट तो नहीं मिलेगा। लेकिन 10 साल से ज़्यादा और 15 साल से कम यदि आपकी सर्विस है तो आपको पेंशन मिलेगी, और वो आपका सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी होगा, सर्विस एलिमेंट होगा उसका, जो डिसेबल्ड सोल्जर्स होते हैं। और इसको सर्विस एलिमेंट न कह करके इनवैलिड पेंशन के नाम से जाना जाता है, और ये 50% ऑफ लास्ट विड्रॉन होगा। दूसरे हैं सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम जी कहते हैं कि साहब मुझे जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस था 2012 तक 500 रुपये मिला और उसके बाद बंद हो गया। इसके पास ECH का कार्ड भी नहीं है, क्या कारण है और क्या हल किया जाए? ये तो आपका सैयद जी बड़ा ही अजीबोगरीब केस है। या तो आपके पास ECH कार्ड होना चाहिए, और या फिर आपको आपका जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है 1000 पर मंथ आपको मिलना चाहिए। यदि आपको नहीं है और नहीं मिला, बंद पैदल जाके पूछिए जहाँ से आपकी पेंशन आती है मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने ECH कार्ड बनवाने के लिए वहाँ से कोई लेटर ले रखा हो और आपने बंद करा लिया हो। एक तो इस कंडीशन में हो सकता है। दूसरा ये भी हुआ है जो रीएम्प्लॉयड जो एम्प्लॉयज़ थे हो गए थे, तो उनका भी FMA बंद हुआ है, आपने चालू नहीं कराया हो, क्योंकि 2003 में ECH की ये आई थी और 2004 अप्रैल 2004 से इसके सबके लिए लागू कर दिया गया था। और अब इसके लिए बेस्ट तरीका ये, या तो अपना आप फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस चालू कराइए को आपको मिलेगा, यदि आपने ECH कार्ड नहीं बनवा रखा है, नहीं अदरवाइज आप ECH कार्ड भी बनवा सकते हैं। और उसकी जो रेट्स हैं आजकल इतनी हैं कि 30,000 तो जो सिपाही से लेके हवलदार तक है, 67,000 JCOs के लिए है, और 1,20,000 जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन होता है वो ऑफिसर्स के लिए है। अब मैं एक दूसरी बात पर और आता हूँ, क्योंकि लोगों ने इतना कंफ्यूज कर रखा है इस डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में और कई चीज़ों के बारे में। एक MSCP और ACP में फ़र्क क्या है? क्योंकि 2006 से पहले 1 जनवरी 2006 से पहले ACP थी। ये ACP 11/9/1997 से लागू है। केवल 1/1/2006 को इसका नाम MACP हुआ है, और सेवर इसलिए हुआ है, इसको मॉडिफाइड इसलिए किया, ये यही ACP है। ये मॉडिफाइड इसलिए है कि इसको 2 की जगह 3 इसके वो टर्न कर दिए गए, और उसके बाद इसकी जो ईयर थी जो 10 साल थी उसको बढ़ घटा करके 8 साल कर दिया, पहले 10-20 था। बस इतना ही फ़र्क है। ये ACP 1997 में चला हुआ है, 1996 से ये वो था इसका वो। और यदि 1997 से ये चला हुआ है तो ये पीछे वालों को मिला है, ये आगे से नहीं है कि 1997 से आगे से डेज काउंट करेंगे।
1997 को 11 नवंबर 1997 को जिन लोगों को यदि 10 साल हो गए हों या 20 साल हो गए हों, उनको ये 2 ACP मिलने थे। मान लीजिए 1/1/2006 को ये MACP आया है और इस समय किसी व्यक्ति को 24 साल हो गए हैं, तो वो क्या करेगा? क्या उसको MACP नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, उसको 3 मिलेंगे। और उसका जो उदाहरण है बहुत अच्छी तरह से डाउट्स में नंबर 7 में दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ मैंने यूट्यूबर्स को देखा है, वहाँ कुछ पता नहीं है, सिर्फ बकवास करते हैं, इग्नोरेंस है उनको टोटल, उनको कुछ भी पता नहीं है, बस इधर उधर की हाँकते रहते हैं। आप अपने रेगुलेशंस पर जाइए, ACP 11/9/1997 से लागू है। 9/8/1999 को इसको बहुत ही विस्तृत गाइडलाइंस भारत सरकार MOD ने निकाली हुई हैं। और फरवरी 10/2000 को कुछ डाउट्स हुए थे, उन डाउट्स में इसको क्लैरिफाई किया गया है। और मैंने डाल करके ही बताया था कि उसमें यह पूछा गया यदि 11/9/1997 को किसी व्यक्ति को 24 साल हो गए हैं तो उसको किस प्रकार से ACP दिया जाएगा। उसमें बताया भी था उसको 2 ACP मिलेंगे। सिविल के लिए था वो एग्जाम्पल, लेकिन लागू हमारे पर भी होगा। और इनको कैसे कैसे दिए जाना, ये भी इसका मतलब ये हो गया कि यदि आज 1997 में 24 साल के लिए ये सिविलियंस के लिए था, तो सिविलियंस के 1974 और 75 और 76 से मिलेगा। अब आप मान लीजिए 1/1/2006 को आपकी सर्विस 16 साल हो जाती है पीछे से, 1/1/2006 को, तो क्या आपको MACP नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि पहले मान लो थी ही नहीं, ACP था ही नहीं, इधर आया तो स्वाभाविक सी बात है 8 साल में एक बार मिलेगा। तो पीछे जो सर्विस करके बैठे हो वो काउंट होगी, क्योंकि ये उनके लिए था जो एक्यूट स्टैग्नेशन था। अब ऐसा तो है नहीं कि 1/1/2006 से काउंट करेंगे आगे तो पहला 2014 में मिलेगा और दूसरा 2022 में मिलेगा, समझे? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 1/1/2006 को जो व्यक्ति 6 साल पहले सर्विस कर चुका है, यानी वो हो गया होगा 1998 से होगा, ये मानी 1990 से हो गया। मान लो 1990 में कोई आदमी भर्ती हुआ और 2006 में MACP आई, तो स्वाभाविक सी बात है कि 1990 में जब 2000 में होगा, मान ली 2000 में होगा वो, तो 2000 से लेकर 2006 तक 6 साल हो गए, तो वो तो 5 वेतन आयोग में हुआ। और जैसे ही वो जो 2002 में पहुंचेगा तो 8 साल हो जाएंगे उसको, क्योंकि सर्विस तो पीछे ही काउंट होगी उसकी। तो जैसे ही 2002 में पहुंचेगा तो उसको MACP मिल जाएगा, क्योंकि 1/1/2006 को MACP लागू हो गया है। इसका सिस्टम यही है कैलकुलेट करने का। इधर उधर जो मैंने देखे हैं यूट्यूबर्स इधर उधर पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, एक ने यह भी पूछा है कि साहब कैसे पता चले कि हम 2000 में रिटायर हुए थे, हमको ACP मिला या नहीं मिला। भैया इसका कहना बड़ा मुश्किल है। रीज़न क्या है कि आपको पता है कि पहले जो हमारे लेटर्स वगैरह आते थे या बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स आते थे, या तो ऑफिस में काम करने वाले क्लरिकल स्टाफ को पता होता था या कंपनी कमांडर को पता होना था। हम तक तो ये बातें पहुंच पाती नहीं थी। आजकल तो ये सारी बातें PCD की साइट पर पड़ी हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस पड़े हैं, सारे सर्कुलर्स पड़े हुए। पहले ये बातें नहीं हुआ करती थी। अब बड़ा मुश्किल है ये जांच करना हमको मिला या नहीं मिला। इतना ज़रूर है कि ये मैं बता देता हूँ कि 11/9/1997 से ACP चला आ रहा है, अस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। और उसके बाद 1/1/2006 को क्योंकि इसकी अवधि बढ़ा दी गई थी और इसका जो 2 की जगह 3 कर दिया गया, और इसका जो टेन्योर था, जो ईयर थे, वो 8 से 10 से लेकर के 8 कर दिए गए, इसलिए इसको मॉडिफाइड कहा गया है। ये वही ACP है और ये 1997 से चला हुआ है। ये 1/1/2006 से नहीं है, 1/1/2006 से मॉडिफाइड सिर्फ इसलिए कि इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया। इसकी शर्त और कंडीशंस वही हैं जो 1997 से चली आ रही हैं। अब इसको मैं यहाँ ही ख़त्म करूँगा और मैं ये चाहता हूँ आपको कि आप जो रूल्स रेगुलेशंस हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा निकाले हुए, उन पर ध्यान दें। ये फालतू की बकवास जो यूट्यूब पर लोग करते रहते हैं, इन पर कतई ध्यान नहीं दें, कोई से कोई भी फ़ायदा नहीं है। और यदि आपको नुकसान हो रहा है तो सीधा साधा है, आप AFT के वकील के पास जाइए, उनको बताइए, डेफिनेटली यू विल विन। थैंक यू, धन्यवाद।